एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको हर चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इम्फेसिस तो अद्विया की तरफ है, लेकिन ओवरऑल सबको फायदा देने वाले हैं। तो इन्हीं कलिमात के साथ मैं डॉक्टर अनस साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना प्रेजेंटेशन पेश करें। शुक्रिया डॉक्टर नफीस साहब, आपने मेरी तरफ से माजरत की। और रिस्पेक्टेड जनाब प्रिंसिपल साहब, टीचर्स, माय सीनियर्स, माय कलीग्स एंड माय डियर पीजी स्कॉलर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के इस प्रेजेंटेशन में मेरा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनानी मेडिसिन पैरामीटर्स एंड एक्जिजेंसी। जैसा कि टॉपिक से ही अंदाज़ा हो रहा है कि हमें यूनानी मेडिसिन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और क्यों होना चाहिए, और क्या इसकी जो है स्ट्रॉन्ग नीड क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन डे बाय डे एक पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। और बिलखुसूस अगर अदविया के दायरे में देखा जाए तो दवाओं का जो मामला है वो उसको हम लोग कमर्शियली अगर देखें तो उसका जो टर्नओवर है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और वो नेशनली भी है और इंटरनेशनली भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो खुद हिंदुस्तान के बाद इलाकों में पैदावार के तौर पर हासिल की जाती हैं, और बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो हम लोग बैरून ममालिक से दरामद करते हैं। तो एक तरीके से ग्लोबली एक बहुत बड़ा मसला है कि दवाओं को या स्टैंडर्ड किस्म की दवाओं को किस तरीके से हम हासिल करें। तो उस जो ग्लोबली जो दवाओं की जो नीड है हर्बल ड्रग्स की बिलखुसूस, और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ताल्लुक से जो हमारे यहाँ दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, तकरीबन 80% दवाएं हर्बल ओरिजिन की होती हैं, और 20% में जो है मिनरल ओरिजिन की और एनिमल ओरिजिन की दवाएं होती हैं। तो इन सबको हमें स्टैंडर्डाइज करना है और स्टैंडर्डाइजेशन के मरहले से गुजरना बहुत ज़रूरी है। इसी कमी के नतीजे में बहुत सारी जगहों पर हम अपनी दवाएं फ़रोख्त नहीं कर पा रहे हैं, पहुंचा नहीं पाते हैं, या फिर वो चीज़ें वहां से वापस आ जाती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स, पर्टिकुलरली यूनानी ड्रग्स जो है आवर ऑफ नीड ऑफ आवर है, और इस पर हमें काम करने की बेहद ज़रूरत है। स्टैंडर्डाइजेशन जो हमारे यहाँ दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं वो दो पार्ट में तकसीम है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ अदविया मुफरदा इस्तेमाल की जाती हैं, और दूसरी जो किस्म है वो अदविया मुरक्कबा है, यानी कि कंपाउंड फॉर्मुलेशन। तो सिंगल ड्रग्स की भी हमें स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है, और उसी तरीके से सिंगल ड्रग के स्टैंडर्डाइजेशन के बाद जो दवा हम मैन्युफैक्चर करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान दवा मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरती है, तो उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन अलग अलग डोजेज फॉर्म के एतबार से होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ डोजेज फॉर्म या अशकाल अदविया की एक लंबी फहरिस्त है, और अलग अलग दवाओं के अलग अलग फिजिको केमिकल नेचर्स होते हैं, और उनके फिजिको केमिकल नेचर्स के अकॉर्डिंग हम उनकी डोजेज फॉर्म मुतय्यन करते हैं, उनके रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मुतय्यन करते हैं। तो इस एतबार से हमें दवाओं को इंडिविजुअली यानी कि सिंगल ड्रग्स को भी हमें स्टैंडर्डाइज करना है, और उसी के साथ साथ हमें कंपाउंड फॉर्मुलेशन जब हम बना रहे होते हैं तो इन प्रोसेस और आफ्टर फिनिश प्रोडक्ट हमें इन दवाओं पे स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है। अब जैसा कि इस टॉपिक से पता चल रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है हमारे दवाओं की नीड है, ज़रूरत है। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या चीज़ है, क्या ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे? Standardization of drug means confirmation of its identity and determination of its quality and purity and detection of nature of adulterant by various parameters like morphological, microscopical, physical, chemical and biological observations। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन हम जो करते हैं वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे करते हैं, और उसमें जो पैरामीटर्स हम इख्तियार करते हैं या सेलेक्ट करते हैं उसमें जो सबसे पहले बुनियादी तौर पर जो हम लेते हैं वो है मॉर्फोलॉजिकल पैरामीटर, उसके बाद फिर माइक्रोस्कोपिकल पैरामीटर, फिर नेक्स्ट है फिजिकल,
and chemical and biological parameters or observation. WHO ने स्टैंडर्डाइजेशन के बहुत सारे पैरामीटर्स मुतय्यन किए हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए, और बिलखुसूस जो हर्बो मिनरल ड्रग्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए। तो अकॉर्डिंग टू WHO, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फिजिको केमिकल इवैल्यूएशन ऑफ फ्रूट ड्रग्स covering aspects such as selection and handling of fruit material, safety, efficacy, and stability assessment of finished product, documentation of safety and risk based on experience, provision of product information to consumer and product promotions. ये तमाम aspect को WHO कवर करती है, from the cultivation of the plant up to the finished product and up to the consumer and up to the promotion. इन तमाम एस्पेक्ट को स्टैंडर्डाइजेशन के दायरे में लाने के लिए WHO ने हर स्टेप पे जो है पैरामीटर्स मुतय्यन किए हैं। उसके लिए गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, यानी कि दवाओं को हमें ग्रो करना है। हमारी जो हर्बल ड्रग्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन के चांसेस होते हैं। बाज़ दफ़ा देखा गया है कि किसी एक बैच की दवा को हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एफिकेसी हमें सामने आती है, मिलती है, लेकिन वही दवा जब दूसरे मौके पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एफिकेसी हमें नहीं मिलती है। तो हमें परेशानी होती है कि दवा उस मौके पे तो फ़ायदा कर रही है लेकिन अब क्यों नहीं फ़ायदा कर रही है या क्या वजह है। तो उसमें जो बुनियादी वजह है, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी जो यूनानी मुफरद दवाएँ हैं उसके साथ उस मकाम को भी जोड़ दिया गया है जहाँ पर वो दवाएँ उम्दा किस्म की पाई जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर असगंध नागौरी, तो नागौर जो है उस इलाके का नाम है जहाँ पर कि असगंध जो है बहुत उम्दा किस्म की पैदावार होती है। तो इस तरीके से हमें एक अंदाज़ा होता है कि वहाँ की जो सॉइल है, जो ज़मीन है, वहाँ की जो क्लाइमेट आबो हवा है, वहाँ पर जो है जो दवाएं उगती हैं या ग्रो करती हैं उसके अंदर मैक्सिमम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। वही दवा अगर किसी दूसरे इलाके में पैदा की जाए तो उसके अंदर वो तमाम कीमियावी अज्जा मौजूद नहीं होते हैं। तो इससे गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो है इस पे भी पूरे पैरामीटर्स बनाए गए हैं कि एग्रीकल्चर के दौरान हमें किन किन बातों को ध्यान में देना है और दवा को किस इलाके से हासिल किया जाए। तो नेक्स्ट चीज जो आती है गुड कलेक्शन प्रैक्टिस। दवा ग्रो कर रही है लेकिन दवा को हमें किस सीजन में हासिल करना है, कब हासिल करना है, किस कंडीशन में हासिल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर दवा ग्रोइंग स्टेज में है और हमें रूट की ज़रूरत है, रूट के अंदर वो तमाम कीमियावी अज्जा अभी परवरिश नहीं पाए हैं, नोशनुमा नहीं हुई है, उस वक्त हमने हासिल कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर वो कीमियावी अज्जा उसके अंदर मौजूद नहीं होंगे और उसकी वजह से उसकी जो एफिकेसी है वो मुतासिर होगी। तो गुड कलेक्शन प्रैक्टिस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दवाओं के स्टैंडर्डाइजेशन से मुताल्लिक। लिहाजा फूल हैं, दवा के जो अलग अलग अज्जा दबान इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन फूल है, उसके पत्ते हैं, उसकी जड़ है, उसकी छाल है वगैरह, इनके अलग अलग टाइम, अलग अलग सीजन्स, अलग अलग वक्त मुतय्यन किए गए हैं कि कब इनको हासिल किया जाए। अगर इनके अकॉर्डिंग नहीं हासिल करेंगे तो उसके अंदर तमाम अज्जा, कीमियावी अज्जा मौजूद नहीं होंगे। इसी तरीके से गुड कलेक्शन प्रैक्टिस के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। लैब में दवाएं जिस प्रोसेस से गुजर रही होती हैं उस दौरान दवाओं की जो फिजिको केमिकल नेचर होता है उसके अंदर बहुत सारे जो है ब्रेक डाउन्स होते हैं, टूट फूट होती है और नई चीज़ें बनती और बिगड़ती हैं। तो उसके एतबार से भी हमें बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना होता है कि लैब के दौरान, लैब में जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, किसी दवा का एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, अब किस दवा का एक्सट्रैक्ट मिसाल के तौर पर किस सॉल्वेंट में हमें निकालना है, वाटर एक्वस एक्सट्रैक्ट हमें यूज़ करना है या अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट हमें यूज़ करना है या फिर जो है हमें पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है, वो दवा की जो है फिजिको केमिकल नेचर के एतबार से मुतय्यन किया जाता है। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि कौन सी दवा को हम एक्वस एक्सट्रैक्ट लेंगे तो उसके अंदर मैक्सिमम कॉन्स्टेंट आएंगे, या उस दवा को हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लेते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से अज्जा एक्सट्रैक्ट निकल कर सामने आएंगे। उसके लिए GLP यानी कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के जो पैरामीटर्स हैं उसको भी हमें उससे गुजरना है और एक एक चीज़ पर हमें ध्यान देना होता है।
उसके बाद गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान लेबोरेटरी प्रोसेस हो गया, यानी कि दवा की आपने स्क्रीनिंग की, दवा की फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करी आपने कि दवा के अंदर कौन कौन से अज्जा हैं, कौन कौन से अल्कलाइड्स हैं, अल्कलाइड्स की क्वांटिटी क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, इस तरीके से ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं, टैनिन्स हैं कि नहीं है, सेपोनिन्स हैं कि नहीं है। इन तमाम चीज़ों को हम लैब में देखते हैं। लैब में देखने के बाद फिर वो दवा जो है आगे बढ़ती है और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वहाँ पर हम इन दवाओं को प्रोसेस के दौरान जो तब्दीलियां होती हैं, यानी किसी दवा का शरबत बना रहे हैं तो उसमें क्या तब्दीलियां हो रही हैं, किसी दवा का इंजाइमेटिक फ्लूइड यानी कि सिकंजबीन या नबीज या इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं तो क्या तब्दीलियां हो रही हैं। तो उन तमाम चीज़ों को हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के तहत देखते हैं और उनके पैरामीटर्स को सामने रखते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन की डिफरेंट डिफिनेशंस यहाँ पे लिखी हैं। तो हर्बल प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू द बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल नेसेसरी टू प्रोडक्ट मटेरियल ऑफ रीजनेबल कंसिस्टेंसी, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन हम क्यों करना चाहते हैं, उससे हमें क्या हासिल होगा। तो उससे एक कंसिस्टेंसी, रीजनेबल कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, जो चीज़ जितनी क्वांटिटी में, जिस तरह की क्वालिटी में हमें चाहिए और वही क्वालिटी और क्वांटिटी हमें रिस्पांस देगी, उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, उसके लिए हम जो है स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस को अपनाते हैं। दिस इज अचीव्ड थ्रू मिनिमाइजिंग द इनहेरेंट वेरिएशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट कंपोजिशन थ्रू क्वालिटी इंश्योरेंस प्रैक्टिसेस अप्लाइड टू एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एटसेट्रा। पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स जो है इम्प्लाई किए जाते हैं। उसमें जो सबसे पहले है वो है ऑर्गेनोलेप्टिक या फिर मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब है कि आज़ाए हिस्सिया, हिस्सी आज़ा के जरिए हम दवाओं को प्राइमरी लेवल पे दवाओं को देखते हैं। यूनानी की जो बेशतर किताबें हैं तकरीबन जो कदीम ज़माने में लिखी गई हैं, उनमें ज़्यादातर जो फोकस किया गया है इसी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग माहियत के ज़ुमरे में पढ़ते हैं। तो उसमें हिस्सी आज़ा के ज़रिए, यानी कि किसी चीज़ को हम आँख से देख के नजरी मुआयने के ज़रिए उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरीके से उस चीज़ को जो है चख कर हम उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जानते हैं। इस तरीके से उसको हम ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन कहते हैं। इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक या बोटेनिकल इवैल्यूएशन, बॉटनी उस ज़माने में उतनी एडवांस नहीं थी जिस हिसाब से आज है। तो उस ज़माने में ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ या माहियत के ज़रिए और पत्तियों के जो अशकाल हैं उन्होंने अपने ज़बान में चीज़ों को बहुत हद तक बयान किया। जैसा कि हम माहियत में पढ़ते हैं कि फ़लाँ दवा बैज़वी शक्ल की है, तो वो चीज़ उसको हम लोग ओवल शेप कहते हैं। या जो है दंदानेदार, कहीं लिखा होता है कि इसकी पत्तियां दंदानेदार होती हैं, तो डेंटेट यानी कि किनारे किनारे इसके पत्ते कटे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बयान की हैं, लेकिन हम इसको माइक्रोस्कोपिकली जो है बॉटनी के एस्पेक्ट में भी इसको इवेल्युएट करते हैं। इसी तरीके से फिजिकल इवेल्युएशन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद केमिकल इवेल्युएशन एंड देन जो है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन हम अपनी दवाओं का करते हैं। ये एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। कलर यानी कि उसका रंग कैसा है, ओडर उसकी महक कैसी है, स्मेल कैसी है, टेस्ट यानी कि उसका जायका कैसा है, टेक्सचर उसका कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है। इस तरह से फ्रैक्चर, कोई चीज़ तोड़ने में बहुत नरम है या मुलायम है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं जिसको हम लोग जो है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये एक तरीके से ऐसा नहीं कि जो मॉडर्न जो साइंस है बॉटनी की शक्ल में हमारे सामने प्लांट की स्टडी के मुतालिक मौजूद है, तो ये चीज़ें करामत नहीं है, बल्कि आज भी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज को इन स्टडीज से पहले हम हासिल करते हैं या करते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल पे जो है दवाओं को आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका है और बहुत ही करामत भी है। नेक्स्ट जो बोटेनिकल इवैल्यूएशन करते हैं उसमें 2 तरह के बोटेनिकल इवैल्यूएशन होते हैं। जैसा कि उसमें उसी चीज़ को इन्होंने कहा माइक्रोस्कोपिक, यानी कि नजरी मुआयने के जरिए अपनी आंखों से देखकर हम किसी चीज़ के बारे में बता सकें। उसमें हम जैसे शेप के बारे में बताते हैं कि उसका शेप कैसा है, इसी तरीके से उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, उस पर मार्किंग है कि नहीं है। इस तरीके से उस चीज़ को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। और बोटेनिकल एवोल्यूशन में नेक्स्ट चीज़ है माइक्रोस्कोपिक, यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से हम जो है दवाओं के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और अलग अलग जो है फीचर्स को हम देखते हैं।
उसमें जो चीज़ें होती हैं वो क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस और जो है फिर पाउडर स्टडीज करते हैं। नेक्स्ट चीज से बाद है फिजिकल इवेल्युएशन। क्योंकि क्रूड फॉर्म में दवाएं हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यही बुनियादी फ़र्क है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन और जो हर्बल ड्रग या फिर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, कि हम दवाओं को क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो जब क्रूड फॉर्म में दवाओं को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर फिजिकल इवेल्युएशन की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, या इस टोटल स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर की इंपॉर्टेंस है। उसमें हम फिजिकल इवेल्युएशन में जिसके ज़रिए दवाओं के आइडेंटिफिकेशन की जाती हैं और उसके साथ साथ दवाओं के साथ जो एडल्ट्रेशन किए जाते हैं उसको भी हम चेक करते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन के दो मकासद हैं, उसमें से एक तो ये है कि आइडेंटिफिकेशन, दवाओं की जो सही शनाख्त हो सके। दूसरा जो मकसद है वो है एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करना, कि मिलावट किस चीज़ की जा रही है, किस हद तक की जा रही है, कैसे इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। उसमें फिजिकल इवेल्युएशन में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ऐश वैल्यूज़। किसी भी चीज़ को हम उसकी ऐश हासिल कर लेते हैं, उसकी राख हासिल कर लेते हैं, और राख हासिल करने के बाद उसको फिर जो है डिफरेंट तरीके से एसिड सॉल्युबल ऐश, एसिड इनसॉल्युबल ऐश या वाटर सॉल्युबल ऐश, और उसको एस्टिमेट करते हैं। तो ऐश वैल्यूज़ में क्या होता है कि हर दवा की अलग अलग ऐश वैल्यू होती है, वो बिल्कुल फिक्स होती है या उसकी एक रेंज होती है। अगर मान लीजिए कि जैसे सना, बरगे सना है, सना मक्की है, उसकी ऐश वैल्यू 0.5 मिलीग्राम है से लेकर 2 मिलीग्राम तक है। तो अब जो सना है उसका अगर हमने ऐश वैल्यू निकाला है, अगर उसमें किसी की किस्म का एडल्ट्रेशन नहीं है तो उसकी जो रेंज है वो इसी के दरमियान रहेगी। लेकिन अगर उसमें किसी चीज़ का एडल्ट्रेशन कर दिया गया, जैसे सना की पत्तियों के साथ उमूमन जैसे मेहंदी की पत्तियां हैं बहुत हद तक मुशाबहत रखती हैं, तो मुशाबह दवाओं को एडल्ट्रेशन किया जाता है, तो उसकी जो ऐश वैल्यू जो है वो बदल जाएगी, या तो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए जो तरीका है ये दवाओं की आइडेंटिफिकेशन का भी एक मेथड है और दवाओं को एडल्ट्रेशन को चेक करने का भी एक तरीका है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट वैल्यू है वो है एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। यानी हम किसी भी चीज़ का जब एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, यानी कि उसका ओसारा निकालते हैं, तो उसका ओसारा भी फिक्स होता है या एक रेंज के दरमियान होता है। तो उसमें अलग अलग सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कि वाटर में भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अलग अलग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम दवाओं के एक्सट्रैक्ट को लेते हैं। एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज जो होती हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग प्लांट की अलग अलग होती हैं, तो हम उसके जरिए दवाओं को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उनका इलेक्ट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से मॉइस्चर कंटेंट, दवाओं के अंदर बहुत कम मिकदार में मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, और बाज़ दवाओं में मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, बाज़ दवाओं में बिल्कुल नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। तो मॉइस्चर कंटेंट भी जो है ये फिक्स होता है या एक रेंज के दरमियान होता है। तो सर्टेन ड्रग्स को अगर हमें उसकी आइडेंटिटी को चेक करना है या उसका एडल्ट्रेशन हमें मालूम करना है, तो फिर मॉइस्चर कंटेंट भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके जरिए हम उसके आइडेंटिटी और उसके एडल्ट्रेशन को मालूम करते हैं। इसी तरीके से फ्लोरेसेंस एनालिसिस होती है जिसमें हम अलग अलग मेथड्स के जरिए जो है पाउडर की या सफूफ की जो है स्टडी करते हैं। फिजिकल इवैल्यूएशन के बाद फिर हम केमिकल इवैल्यूएशन करते हैं, और केमिकल इवैल्यूएशन में हम मॉडर्न या जदीद तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी ये दो तरह की चीज़ें होती हैं, क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस और क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। यानी कि कितनी मिकदार में, हाउ मच एंड हाउ मोर, यानी कि कंटेंट में केमिकल कांस्टेंट हमारे यहाँ मौजूद है। उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उमूमन वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, HPTLC, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसी तरीके से GLC, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर जो है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी जो है एक टेक्निक है जिसमें एक मिक्सचर जो कंपाउंड के अंदर या किसी एक दवा के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, वो अलग अलग कलर रखते हैं, तो उनको हम एक खास टेक्निक के जरिए उनको सेपरेट करते हैं। तो अलग अलग जो सेपरेशन उसका होता है, आगे के स्लाइड में इंशाल्लाह उसको दिखाएंगे। इसी तरीके से क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं, यानी कि किस तरह की क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है, तो उसके लिए भी हम जो है HPTLC का स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है। ये हाई
हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो है ये एनालिसिस की जाती है। लेकिन क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारी टाइप्स हैं, वो आगे आएंगी, उसके जरिए हम अपने आम लेबोरेटरी में भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, जो दरअसल इस पूरे प्रोसेस का जो है आखिर का जो कंक्लूजन है वो ये है कि बायोलॉजी यानी कि किसी दवा की जो बायोलॉजिकल एफिकेसी है वो क्या है। तो उसमें फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन और दूसरा क्या है कि यानी कि कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल रिएक्शन रखती है, चाहे वो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए नफा बख्श हो, फायदेमंद हो या वो नुकसानदेह हो, किस तरह के इफेक्ट वो हमारी बॉडी पर प्रोड्यूस करती है, उस चीज को हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसी तरीके से एंटागोनिस्टिक यानी कि दवा के एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसको भी हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के जरिए चेक करते हैं कि किस दवा से के इस्तेमाल करने के नतीजे में किसी दूसरी दवा का असर खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो इस चीज को भी हम बायोलॉजिकल एस्से के तहत देखते हैं। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे रॉन्गली वे में थोड़ा सा जिसका किया है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन। माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है ये दरअसल स्टरलाइजेशन का ही एक पैरामीटर है जो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन से पहले किया जाता है। यानी कि हमारी दवाएं जो क्रूड फॉर्म में हम खेतों से हासिल करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, उनका प्रिवेलेंस हो जाए या वो उस पर लिमिट से ज़्यादा पाए जाएं तो वो भी हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं। तो उनको जो है हम डिटेक्ट करें और उसकी जो लिमिट है वो लिमिट जो है उससे क्रॉस ना करें। तो इसी तरीके से तो माइक्रोबियल लोड डिटर्मिनेशन यानी कि किस माइक्रोब का कितनी क्वांटिटी जो है परमिसिबल है, उससे ज़्यादा अगर है तो वो दवा जो है हमारे काबिल इस्तेमाल नहीं है। इसी तरीके से हम मुख्तलिफ़ किस्म की पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ज़मीन को ज़रख़ीज़ बनाने के लिए, तो उसमें पेस्टिसाइडल जो है रेसिड्यू दवाओं के अंदर मौजूद होता है, तो उसकी भी एक लिमिट होती है, उसको भी हमें चेक करना है दवा को इस्तेमाल करने से पहले कि वो जो पेस्टिसाइडल जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस या ऑर्गेनोक्लोरीन अलग-अलग किस्म के होते हैं, उनकी जो परमिसिबल लिमिट है उस लिमिट से वो क्रॉस ना करें, तभी हम उस दवा को आगे उसको बायोलॉजिकल स्टडी के लिए या उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स के जो फंगस होते हैं जैसे एफ्लाटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन, तो ये जो है इनकी भी एक परमिसिबल लिमिट होती है और इसको जो है हमें चेक करना है कि अपनी परमिसिबल लिमिट्स के अंदर है या उससे ज़्यादा है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन का एक पैरामीटर है जो हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन से पहले करते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन पे तफसील से हमने बता दिया है, ये उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है। मिसाल फॉर एग्जांपल ब्राउन कलर ऑफ सिन्नामोन यानी कि दालचीनी का जो ब्राउन कलर होता है, या फिर उस्तखदूस का जो मखसूस किस्म का कलर होता है, तो कलर से हमें अंदाजा होता है दवा कौन सी है, या दवा के अंदर एग्जॉस्टेड दवा है, या दवा की जो है जो अपनी जो शक्ल सूरत है या उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि दवा के अंदर ऐसी तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं जिससे उसका डिग्रेडेशन हुआ है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दवा की क्या एफिकेसी होगी। मिसाल के तौर पर जैसे उस्तखदूस के जो है फूल बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं या उसका कलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, बंचेस की शक्ल में होती हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि मखसूस किस्म का जो उसका एरोमा होता है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है और उसको अगर आप हथेली पे उसको रगड़ें, तो उसके रगड़ के नतीजे में काफ़ूर जैसी स्मेल आती है। तो अगर वो स्मेल बरकरार है तो हम उससे जानते हैं कि वो चीज़ जो है जेन्युइन है, अभी सही हालत में है और काबिल इस्तेमाल है। और अगर वही ओडर यानी कि स्मेल उससे ख़त्म हो गई है, नहीं है, तो वो दवा बिल्कुल एग्जॉस्टेड है। तो डिफरेंट दवाओं के लिए अलग-अलग चीज़ें, इसी तरीके से जायका यानी कि टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिकोराइस यानी कि मुलेठी का जो टेस्ट होता है वो मखसूस किस्म का टेस्ट होता है। वो टेस्ट अगर अल्टर कर जाए, बदल जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है दवा के अंदर इस तरह की तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं जिससे कि अब वो दवा काबिल इस्तेमाल नहीं रही। तो अलग-अलग दवाओं के लिए अलग-अलग चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम उनको ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के तहत देखते हैं, यानी कि उसका कलर क्या है, कलर वही है जो जेन्युइन ऑथेंटिक ड्रग का होता है या कलर बदल गया है। इसी तरीके से उसकी ओडर यानी कि स्मेल अगर बदल गई है तो हम समझ सकते हैं कि दवा काबिल इस्तेमाल नहीं है। इसी तरीके से उसका जायका और उसकी कंसिस्टेंसी। ये एक पिक्चोरल प्रेजेंटेशन है जिसमें अलग-अलग नेचर की दवाएं अलग शक्लों में होती हैं।
उसके बाद माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में before examining the drug through microscope, the material is suitably prepared by powdering, cutting thin sections of the drug and preparing macerate. यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी से पहले हमें जाहिर सी बात है कि दवाओं को कुछ प्रोसीजर से गुजारना होता है। एक तो ये है कि दवाओं को हमें पाउडर करना है और पाउडर स्टडी दवा को होती है और उसके अलग अलग जो है हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। दूसरा जो प्रोसीजर किया जाता है बॉटनी में है वो है कटिंग द सेक्शंस, थिन सेक्शंस हम बनाते हैं और उसको जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जो है हम उसको विजुलाइज करते हैं। इसी तरीके से वेरियस पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स में, जैसे पैलिसेड रेशियो, इंस्ट्रूमेंटल नंबर एंड इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स, वेन आइलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर, ट्राइकोम्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, फॉर एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट परकोरिया। यानी कि जो हम बोटेनिकल जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं वहां पर माइक्रोस्कोपिक स्टडी में जो आमतौर पर किया जाता है वो है जैसे बिलखुसूस लीफ की या फिर उसके रूट की पैलिसेड रेशियो। पैलिसेड एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, उनका रेशियो क्या है। इस तरीके से स्टोमेटा जो है उनका क्या रेशियो है, उनका क्या नंबर है। एपिडर्मल सेल में एक एपिडर्मल सेल एरिया में कितने स्टोमेटा मौजूद हैं। इसी तरीके से वेन आइलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर या ट्राइकोम्स या ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो है उनकी एक रेंज फिक्स होती है। जैसे डिजिटलिस परकोरिया की केस में देखिए कि स्टोमेटल इंडेक्स जो है वो 1.3 से 3.5 के दरमियान होता है। इसी तरीके से वेन आइलेट नंबर जो है 2.5 से 3.5 के दरमियान होता है और पैलिसेड रेशियो जो है वो 3.7 से 4.2 के दरमियान होता है। और इसी तरीके से स्टोमेटल नंबर जो होता है वह 25 से 50 के दरमियान एक रेंज में होता है। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं या इसको हम बोटेनिकल स्टडी कहते हैं वो इन पैरामीटर्स के तहत की जाती हैं। नेक्स्ट उसके बाद है फिजिकल इवैल्यूएशन। Physical standards are to be determined for the drugs where possible. These are rarely constant for crude drugs. Physical जो evaluation होता है ये consistency बहुत ही कम होती है क्योंकि बहुत ही numbers of factors are involved for the changes or variation of these crude drugs. But may help in evaluation specifically with reference to the following parameters. लेकिन जो फिजिकल जो evaluation हम करते हैं उसके लिए जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं वो पैरामीटर्स बहुत हद तक जो है दवाओं के स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए मदद करते हैं। जैसे ऐश वैल्यूज के बारे में बताया, एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज, मॉइस्चर कंटेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट, वोलेटाइल कंटेंट, विस्कोसिटी, सोल्युबिलिटी एंड फाइबर कंटेंट। इसमें अलग अलग डेफिनेशंस है। जैसे certain drugs are found to have the property of rotating the plane of polarized light in the pure state and are described optically active. जैसे ऑप्टिकल रोटेशन, इसमें हम हनी हैज ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ +3 to -15 while eucalyptus oil has optical rotation of 0 to 10 डिग्री। तो ऑप्टिकल रोटेशन की मदद से हम इस तरह की या इस किस्म की दवाओं की जो है प्योरिटी को मालूम करते हैं, चेक करते हैं। तो उसको शहद या इस किस्म के ऑयल का इस्तेमाल उसके लिए करते हैं। इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड एंड डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्योरिटी। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी लिक्विड का ड्रग का वो कांस्टेंट होता है, तो वो भी जो है वो फिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कलव ऑयल इज 1.527 to 1.535। तो अब ये जो रेंज है वो क्लव ऑयल के लिए मिसाल के तौर पर ये रेंज बनाई गई है, तो अब ये इसी के दरमियान होनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी के लिए भी मुआविन होता है और इलेक्ट्रेशन के लिए भी मुआविन होता है। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द पैरामीटर फॉर जजिंग द प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स। कोई दवा कितने टेम्परेचर पे मेल्ट कर रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट से भी हमें दवाओं की आइडेंटिटी और उनकी जो है प्योरिटी का स्टैंडर्ड हम सेट कर सकते हैं। ऐश वैल्यू, जैसा कि मैंने बताया कि ऐश वैल्यू जो है उसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं, एसिड
insoluble ash and total ash and water soluble and sulfated ash. Volatile oil content has pharmaceutical significance in aromatic drugs. जो aromatic drugs होती हैं उनके अंदर volatile content जो है वो पाया जाता है और उन्हीं volatile content की वजह से उन दवाओं की biological activity होती है. तो these drugs are standardized on the basis of their volatile content. यानी volatile content के एतबार से इन दवाओं को हम standardize करते हैं. जैसे फेनिल यानी कि सौंफ में वोलेटाइल कंटेंट जो है 1.4% वेट बाय वेट होना चाहिए, इसलिए कार्डेमम सीड्स में जो है वोलेटाइल कंटेंट की ये रेंज होती है. तो इस तरीके से वोलेटाइल कंटेंट जो है वो एक फिक्स वैल्यू होती है और उस फिक्स वैल्यू से हम दवाओं को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको एडल्ट्रेशन को चेक कर सकते हैं. इसी तरीके से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, कोई दवा अगर लिक्विड शक्ल में है तो हम उसकी विस्कोसिटी चेक करते हैं और उसकी विस्कोसिटी भी जो है वो फिक्स होती है. इस तरीके से हम ऐसी दवाएं जो कि विस्कोसिटी उसकी कम है या ज़्यादा है तो वो चीज़ हमारे लिए एक पैरामीटर का काम करती है. इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग इज आल्सो अफेक्टेड बाय एडल्ट्रेशन. किसी भी दवा की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी एडल्ट्रेशन के नतीजे में बदल सकती है. जैसे कैस्टर ऑयल इज soluble in only 3 volumes of 90% alcohol, while the adulterated form have good solubility in alcohol. यानी कि कैस्टर ऑयल है ये 90% अल्कोहल में जो है soluble है, जबकि अदर जो इसे कंसंट्रेशन होते हैं उसमें वो soluble नहीं है. तो solubility यानी कोई भी चीज वाटर soluble है, अल्कोहल soluble है, फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कई तरह के सॉल्वेंट है तो उसमें उसकी क्या solubility है उसको फिर हम यील्ड परसेंटेज के जरिए जो है हासिल करते हैं कि किसी दवा का जो सॉल्युबिलिटी ली हमने तो अब सॉल्युबल दवा है तो फिर उसका यील्ड परसेंटेज निकालते हैं क्रूड से. क्रूड हमने लिया मान लीजिए कि 10 ग्राम और उसका जो एक्सट्रैक्ट निकल के आया मान लीजिए कि 5 ग्राम, किसी दवा का निकल कर आ रहा है 2 ग्राम या 3 ग्राम या 10 ग्राम, तो वो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए. एक मिनिमम वेरिएशन लिखा होता है कि इस रेंज में होना चाहिए. तो सॉल्युबिलिटी के एतबार से भी हम दवाओं को चेक करते हैं. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो इस्तेमाल की जाती हैं ये एक तरीके से केमिकल इवेल्युएशन में आता है, यानी कि दवा के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड मिक्सचर फॉर्म में होते हैं और वो अलग अलग कलर रखते हैं. तो कलर की बुनियाद पर हम 2 तरह के फेजेस का इस्तेमाल करते हैं. जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ मेथड्स फॉर सेपरेटिंग मॉलिक्यूलर मिक्सचर that depend on the differential affinities of solute between 2 immiscible phases. 2 immiscible phases होते हैं, जो चीजें आपस में मिक्सअप नहीं हो सकती हैं, उसके दरमियान एफिनिटी के एतबार से यानी कि किसके अंदर कितनी कशिश है उसके एतबार से चीजें सेपरेट होती हैं. On the one of the phases is a fixed bed of large surface area which is called stationary phase. यानी एक जो एरिया होता है उसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है. और दूसरा जो दूसरी चीज जो होती है वो उसको कहलाती है मोबाइल फेज. While the other is a fluid, a gas which moves through our surface is coated a thin layer on an inert support material. The mobile phase may be a pure liquid solutions or it may be a gas or mixture of gases. यानी कि इसमें जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है उसमें एक प्लेट लेते हैं एल्युमिनियम की या सिलिका जेल की और उस पे सिलिका जेल लगा होता है. वो हमारे लिए क्या फेज है? स्टेशनरी फेज है. उसको हम किसी सॉल्वेंट में या किसी गैस में उसको मूव कराते हैं. तो जब उसको रखा जाता है उस सॉल्वेंट में या उस गैस चैम्बर में तो वो जो है जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके अंदर होते हैं वो सेपरेट होने लगते हैं और अलग अलग अपनी एफिनिटी के एतबार से अलग अलग लेवल पर वो सेपरेट होते हैं. इसकी क्रोमेटोग्राफी की कई किस्में हैं, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, इसी तरीके से गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है और इसी तरीके से हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है जो हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन के जरिए की जाती है. और इसी तरीके से गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये भी हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के जरिए की जाती है.
ये इस तरीके से जो है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के जरिए जो कंपाउंड होते हैं वो आइसोलेट होते हैं, अलग अलग होते हैं अपनी अपनी एफिनिटी के एतबार से। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक इवैल्यूएशन, ये भी केमिकल एनालिसिस में आता है या केमिकल इवैल्यूएशन में आता है। इट इज अ मेथड टू मेजर हाउ मच अ केमिकल सब्सटेंस, यानी कोई भी कीमियावी मादा कितनी ज्यादा रोशनी को वो एब्जॉर्ब करता है बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करते हुए पासेस थ्रू सैंपल सॉल्यूशन, किसी भी सैंपल सॉल्यूशन के जरिए। ये भी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड होता है, और उसके जरिए जो है मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स जो है उस सॉल्यूशन से पास की जाती हैं, और कितनी लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, कितनी लाइट को वो पास करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसके अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स सेपरेट होते हैं। उसके लिए अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस तरीके से फ्लोरेसेंस एनालिसिस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक्सरे डिफ्रेक्शन और रेडियो इम्यूनोसे। ये हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बड़ी बड़ी लैब्स में किए जाते हैं। इस तरह से इसके बीम्स आती हैं, पीक्स आती हैं, और उन पीक्स को फिर जो है हम स्टडी करते हैं। केमिकल एवैल्यूएशन में एक चीज़ ये है कि हमने दवाओं की क्वालिटी को देखा कि कौन कौन से क्वांटिटी देखा कि कौन कौन से कीमियावी अज्जा इसके अंदर मौजूद हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो इसमें जो दवाएं असर करती हैं वो अपने कीमियावी अज्जा की बुनियाद पर करती हैं, अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के एतबार से करती हैं। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग हैव डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू व्हिच देयर बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इज एट्रिब्यूटेड। मिसाल के तौर पर अल्कलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, सैपोनिन्स, कैनिन्स, फिनॉल्स, रेजिन्स, स्टेरॉल, टर्पीन, शुगर, प्रोटीन या अमीनो एसिड्स वगैरह। तो ये हमें डिटेक्ट करना है कि इस दवा के अंदर, जो दवा हम केमिकल एवैल्यूएशन के तहत हम काम कर रहे हैं उसमें, तो उसमें कौन कौन से अल्कलाइड्स हैं। ठीक है, एक तो डिटेक्शन ये होता है कौन कौन से अल्कलाइड्स हैं। फिर दूसरा डिटेक्शन होता है कि कितनी क्वांटिटी में है। मान ली कि 100 ग्राम दवा हमने ली, तो 100 ग्राम दवा में 3 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम या 1 मिलीग्राम की क्वांटिटी में दवा मौजूद है। इसी तरीके से ग्लाइकोसाइड जो है ये केमिकल कांस्टेंट है जिसकी वजह से दवाओं की बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है एट्रिब्यूटेड होती है। तो वो है कि नहीं है, पहले हमें उसे डिटेक्ट करना है, और अगर है तो कितनी क्वांटिटी में है। इसी तरीके से टैनिन, फिनॉल्स एक्सेट्रा है। फिर नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, यानी कि इन तमाम प्रोसीजर से गुजरने के बाद फिर हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन पे आते हैं कि दवा को हमने अलग अलग वे में स्टडीज कर लिया। अब दवा के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो दवा फार्माकोलॉजिकल एक्शन जाहिर करती है। तो अब हमें उसकी एफिकेसी देखनी है, दवा के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को मालूम करना है। When the estimation of potency of fruit drug or its preparation is done by means of its effect on living organism like bacteria, fungal growth, animal tissue or entire animal, it is known as bioassay or biological evaluation। यानी कि बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन या बायोलॉजिकल एसे जो है किसी हम एंटायर एनिमल पर करते हैं, जैसे रैट या माउस या रैबिट्स या कैट या डॉग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर एनिमल टिश्यूज को सेपरेट करके हम उसकी स्टडी करते हैं इन विट्रो, और उसके अलावा फिर डिफरेंट बैक्टीरिया या डिफरेंट फंगल ग्रोथ पे जो है इसकी हम स्टडी करते हैं। This method is generally utilized when standardization is not adequately done by chemical or physical methods, and also for conformity of therapeutic activity of raw drug and finished product। यानी कि बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन जो है उमूमन उस वक्त किया जाएगा जब जो फिजिको केमिकल इवैल्यूएशन सक्सेसफुली गुजर चुके हैं, तो उसके बाद फिर हम उसके बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन की तरफ आते हैं। अब बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन यानी कि हम अलग अलग पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी को भी देखते हैं, और दूसरा जो है एक तरीके से एक पार्ट होता है स्क्रीनिंग का, यानी कि एक दवा जिसमें इंसानी में कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो वो एक तरीके से स्क्रीनिंग है। और दूसरी जो स्टडी होती है वेरियस एक्टिविटीज विच आर डन इन मेथड्स
यानी कि अलग अलग एक्टिविटी को हम चेक करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल या अलग अलग किस्में हम बनाते हैं। जैसे हिपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी चेक करना है हमें, तो उसके लिए अलग मॉडल बनाएंगे और उसके लिए अलग तरीके से उसको डिजाइन करेंगे। इसी तरीके से हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी देखते हैं बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में, एंटी फर्टिलिटी टेस्टिंग, एंटी स्पर्मेटोजेनिक एक्टिविटी या एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पैरेटिक या एंटी अल्सर वगैरह। तो अलग अलग फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन हम दवाओं का चेक करते हैं कि ये दवा जिस एक्टिविटी को के लिए दी जा रही है वो एक्टिविटी है कि नहीं है। उसके बाद फिर ये स्लाइड उससे पहले होनी चाहिए थी, यानी कि बायोलॉजिकल एस्टिमेशन से पहले हमें सेफ्टी स्टडीज करना होता है, यानी कि दवा किस हद तक ह्यूमन बॉडी को सेफ है। उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज में बिलखुसूस हैवी मेटल्स का एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा रुकावट बनता है, क्योंकि हमारी दवाओं के अंदर अगर सर्टेन कंडीशंस में गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को जो है ध्यान में नहीं रखा गया है, तो उसके नतीजे में जो हैवी मेटल्स में बिलखुसूस जैसे 4 तरह के हैवी मेटल्स को खासतौर पर देखते हैं, लेड है, आर्सेनिक, कैडमियम और मरकरी। तो इसको भी जो है चेक करना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग पेस्टिसाइडल रेसिड्यू और जो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन के। तो इन हैवी मेटल्स की भी एक परमिसिबल लिमिट तय की गई है कि हैवी मेटल्स में जैसे कैडमियम है वो 3 पार्ट पर मिलियन वो होना चाहिए। इसी तरीके से लेड का जो है 10 ppm, और इसी तरीके से मरकरी जो है 1 ppm होना चाहिए, और आर्सेनिक जो है वो 3 ppm जो है इसकी लिमिट है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए हमारी दवाओं के अंदर। इसी तरीके से माइक्रोबियल कंटामिनेशन में टोटल माइक्रोबियल लोड हम देखते हैं कि कितने माइक्रोबियल लोड क्या है, कितने परसेंटेज में माइक्रोब्स हमारी दवाओं पर मौजूद हैं, चाहे वो सिंगल ड्रग हो, चाहे वो कंपाउंड फॉर्मुलेशन हो, या फिर जो है इंडिविजुअल जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं, जैसे ई कोलाई और स्टेफिलोकोकस ऑरियस एटसेट्रा या एफ्लाटॉक्सिन वगैरह। तो ये हमारी जो क्रूड ड्रग होती है, चूंकि इसलिए उन क्रूड ड्रग्स को चूंकि ये डिफरेंट क्लाइमेट से गुजरते हुए आती हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर उनका कलेक्शन सही तरीके से नहीं है, उसका स्टोरेज सही तरीके से नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मोल्ड्स या बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाएं, और उसको अगर हमने इस्तेमाल कराया तो बजाय फ़ायदे के मरीज को मज़ीद नुकसान हो सकता है। एग्जिजेंसी यानी कि इन्हीं मसाइल को सामने रखते हुए स्टैंडर्डाइजेशन जो है बहुत ही ज़रूरी है, और इसी स्टैंडर्डाइजेशन की कमी के नतीजे में जो हमारी दवाएं हैं वो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के मुकाबले में कम तरजीह हासिल करती हैं। अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन के एस्पेक्ट को अगर हम दुरुस्त कर लें तो बहुत हद तक जो है ये कमी हमारी दूर हो जाएगी। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत सारी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हिमालय कंपनी जो है इसने बहुत हद तक दवाओं को स्टैंडर्डाइज किया है, उसको डॉक्यूमेंटेशन किया है, और वो दवाएं जब साइंटिफिक कम्युनिटी में आती हैं तो उन डॉक्यूमेंटेशन की बुनियाद पर, इस स्टैंडर्डाइजेशन की बुनियाद पर जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं और उसको रिकमेंड भी किया जाता है। तो इसी तरीके से हमारी यूनानी दवाओं में भी बहुत कमियां हैं, उसको इसी स्टैंडर्डाइजेशन के से गुजरना होगा, और जब गुजर जाएगी तो उसका इस्तेमाल उसका आसान भी होगा और उसकी एफिकेसी भी सामने आएगी। The global herbal medicinal market exhibited robust growth over the last decade. The demand is increasing day by day in both national and international market. The global herbal supplements and remedies market is forecast to reach 1.107 billion or more. आइडेंटिफिकेशन तो ये हो चुका है, देखिए दवाओं को हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या पैरामीटर्स और किस किस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से दवाओं की प्योरिटी के भी वही तरीके हैं जो फिजिको केमिकल स्टैंडर्डाइजेशन हम करते हैं और केमिकल इवैल्यूएशन करते हैं, वही दवाओं की प्योरिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूनानी मेडिसिन्स आर इनहेरेंटली डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। जो हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन जिसकी बात हमने की अभी,
तो उससे के मुकाबले में देखा जाए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी उनसे मुख्तलिफ हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि हम जो दवाएँ इस्तेमाल करते हैं वो क्रूड फॉर्म में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन में उस दवाओं को सिंथेसाइज़ किया जाता है लैब में। ज़ाहिर बात है कि वो ज़्यादा आसान है, और ये जो दवाएँ अलग-अलग स्टेप से गुज़र कर आती हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से लेकर कल्टीवेशन से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक अलग-अलग लेवल पर हमें मॉनिटर करना होता है, तो बहुत ही दुश्वार होता है कि उसकी क्वालिटी को चेक किया जाए। But presently, there is no way to assess their efficacy other than by currently used conventional medicine, conventional clinical trial methodologies. तो हम जो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो पैरामीटर्स यूज करते हैं, जाहिर सी बात है कि जो मॉडर्न के जो टूल्स हैं, जो मॉडर्न के जो तरीके हैं, उसी को हम स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसको हमने जैसा कि बताया कि असिस्ट बाय क्लिनिकल लेबोरेटरी या डायग्नोस्टिक जो मॉडर्न टूल्स हैं उसके जरिए हम करते हैं। Validation of the drug. The validation of herbal product is a major public health concern because selling adulterated herbal is common in both developed and developing countries. ये बहुत बड़ा मसला है कि दवाओं के साथ एडल्ट्रेशन होता है। एडल्ट्रेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो दवा अवेलेबल नहीं है, या वो दवा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, या डिफरेंट इंटरेस्ट भी हो सकता है सेलर का। तो एडल्ट्रेशन के बड़े इम्कानात होते हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो। उसको हमें जब तक उसको चेक नहीं करेंगे तो हमें वैलिड ड्रग जो है हासिल नहीं होगी। Despite the existence of guidelines in some individual countries and those outlined by the WHO, there is not a complete control by the government agencies. यानी कि इतने सारे WHO ने पैरामीटर्स मुतय्यन किए हैं और हर लेवल पे पैरामीटर्स मुतय्यन किए हैं, उसके बावजूद अभी तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सके हैं कि यह कंट्रोल या स्टैंडर्डाइज्ड ड्रग जो है हम हासिल कर सकें। कंक्लूजन, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स is a code of conduct and an essential exigency of the time. Substitution and alteration have become a very common practice which makes global crude drug market unsafe for population of the world depending on crude drugs. यानी कि क्रूड ड्रग्स पे हम दवाओं को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खुद हम लोगों के साथ इस तरह के मसाइल पेश आते हैं कि अगर हमने कोई मरकब दवा मार्केट से खरीदा तो उसको जब खोला तो साहब उसमें देखा कि फंगस है या कुछ उसकी शक्ल बदली हुई है, उसकी स्मेल बदली हुई है, या जो है सिंगल दवाएं भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं या खरीदते हैं तो वो दवा कुछ की कुछ होती है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। द क्वालिटी ऑफ यूनानी मेडिसिन इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स which contribute directly and indirectly to the safety, effectiveness and acceptability of the either single drug or compound formulation. यानी दवाओं की जो क्वालिटी है, ये तमाम फैक्टर्स उसमें दवाओं के इनडायरेक्टली हो चाहे वो डायरेक्टली हो, वो दवा की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस और एक्सेप्टेबिलिटी पे जो है के लिए जरूरी, चाहे वो सिंगल ड्रग्स हो चाहे वो कंपाउंड फॉर्मुलेशंस हो। Thus, while developing a Unani drug formulation, it is must to have all the related knowledge of its standardization in respect of its various parameters for the particular drugs, so that correct substance is in correct amount for desired therapeutic effects can be manufactured by following monographs of the different pharmacopoeias. यानी कि मोनोग्राफ्स अलग अलग दवाओं के की जो डिटेल्स होती है उसको मोनोग्राफ्स कहते हैं, उसको सामने रखते हुए हम दवाओं को मैन्युफैक्चर करें तो हम इस कमी को दूर कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत सारी चीजें राशन जो करेंगे हम मतलब मुरक्कब दोनों दवा मार्केट से कहीं कोई दवा उठा ली और उसकी राशन मुरक्कब में पहले क्या दवा बना के करेंगे या जो मार्केट में मतलब सस्ता। कोई भी दवा हमें कंपाउंड करना है, कंपाउंड फॉर्मुलेशन बनाने से पहले
उस इंडिविजुअल ड्रग की जो है फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग जरूरी है। एटलीस्ट हमें इतना मालूम हो कि वो दवा मिसाल के तौर पर हम असलसूस मार्केट से ले रहे हैं तो उसके अंदर जो ग्लाइसोरिजिन मान लीजिए कि उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है कि नहीं है, अगर है तो वो कितनी क्वांटिटी में है, ये हमें मालूम करना जरूरी है। नहीं तो कंपाउंड बना लिया हमने, उसके बाद करेंगे तो जाहिर बात है कि वो वक्त का ज़ाया है, पैसे का ज़ाया है। उससे पहले दवाओं को कंपाउंड फॉर्मुलेशन करने से पहले हमें इंडिविजुअल ड्रग की जो है फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करना जरूरी है। दवाएं वो बाजार से उसे वैसे ही यूज करते हैं, क्या वो सही रहता है या फिर हमको उसमें भी स्टरलाइजेशन की जरूरत होती है? क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग ऐसे ही खरीदते हैं और यूज करते हैं। हाँ, मसला वही है कि वो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। जाहिर बात है कि हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी में ये नहीं है कि वो दवा को आइडेंटिफाई करे, दवा को पहचाने। चलिए हम मान लीजिए कि उसी फील्ड से मुतल्लिक हैं, हम बहुत हद तक दवाओं को पहचान सकते हैं, लेकिन बहुत दिक्कतें आती हैं उसको पहचानने में भी। लेकिन एक ले मैन है, आम आदमी है, उसको मान लीजिए कि असलसूस और असगंध और जो है असरोल, मान लीजिए 3 दवाएं हैं, बहुत सिमिलर हैं। अब वो फर्क नहीं कर पा रहा है, जो सेलर है, जो दवाओं को बेच रहा है, या उसके यहाँ जो अमला है वो अनट्रेंड है या अनक्वालिफाइड है, तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं समझ सकता और आपको कुछ का कुछ वो दे देगा। तो उसके लिए ये है कि स्टैंडर्डाइज फॉर्म होना चाहिए। जिस तरीके से मॉडर्न मेडिसिन में हम जो केमिस्ट कहे जाते हैं, वो दवाएं बिल्कुल पैक्ड फॉर्म में होती हैं, उस पर लिखा होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होती है कि वो उसको कौन सा कंपाउंड उसने दिया है, तो वही आपको मिलना चाहिए। अगर आपको नहीं मिला और कुछ का कुछ हुआ और उसके कुछ नतायज सामने आए, एडवर्स इफेक्ट, तो आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके साथ भी, यूनानी दवाओं के साथ भी ऐसा होना चाहिए कि मुफरत दवाएं जो मार्केट में बिक रही हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर्स पे गुजर रही हैं कि नहीं गुजर रही हैं। बहुत बड़ी कमी है ये। यहाँ तक कि देखा जाता है कि उसका कलेक्शन के बाद वो दवा जहाँ पर वो स्टोर करते हैं, वो स्टोरेज प्रॉपर वे में नहीं होता है। एटलीस्ट उसका स्टोरेज सही तरीके से हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें सही हालत में मिल पाएंगी। स्टरलाइज कैसे करें? जो नॉर्मल दवा हम लोग उपलब्ध लेते हैं वो तो स्टरलाइज फॉर्म में नहीं होता है। तो उसको हम अगर यूज करना चाहेंगे, नॉर्मली अगर हम लोग खरीदते हैं और ऐसे ही यूज करते हैं, उसकी स्टरलाइजेशन की बात हो रही है, जैसे कि फंगस है या पेस्टिसाइड्स है, क्या वो रिमूव करके मार्केट में? नहीं, वही यह मसला है कि वही स्टैंडर्डाइजेशन, हाँ, तो वही एक जाहिर बात है कि एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी में नहीं है ये जो सेलिंग इदारे हैं, जो कमर्शियल इदारे हैं, जो लोग जो है जड़ी बूटियों का कारोबार करते हैं, उन पे गवर्नमेंट के जो पैरामीटर्स हैं वो लागू होते हैं, वो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, उनको फॉलो करना होगा। वो यानी कि स्टरलाइज्ड फॉर्म की तरह पैक्ड फॉर्म में वो हमें मिलनी चाहिए कि इसके अंदर, जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं पैक्ड फॉर्म में, तो उस पर उसके कंटेंट लिखे होते हैं कि इतनी ग्राम प्रोटीन है, इतने अमाइनो एसिड्स हैं, इतने लिपिड्स हैं, इतनी एनर्जी है, तमाम चीज़ें हैं। इसी तरीके से हमारी दवाओं पर भी लिखा होना चाहिए कि जो है इसके अंदर जो है पेस्टिसाइडल कंटेंट जो है इस लिमिट के अंदर है, हैवी मेटल्स का जो है रेंज इतनी इसके दरमियान है, तब हम उस दवा को जो है फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे तो नहीं है। और दूसरा जो तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि दवाओं को ज़्यादातर जोशादा करके इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत हद तक जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है वो बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचने की वजह से बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए वो नुकसानदेह नहीं होता है। वरना अगर हम सफूफ को क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल करने लगे और मान लीजिए उसका एफ्लाटॉक्सिन का था, बाज़ दफ़ा बहुत सारे केसेस इस तरह के आते हैं कि दवा को हमने इस्तेमाल किया, उसके नतीजे में कुछ नतायज दूसरे सामने आने लगे, तो दरअसल उसी की वजह से होता है। उसका सोल्यूशन वहीं से है, इंडिविजुअल बेसिस पे। आप खुद सोचिए कि आप एज ए डॉक्टर, यूनानी में जो प्रैक्टिस जो इस वक्त बहुत पॉपुलर नहीं है, वो दरअसल इसी वजह से है कि बहुत सारी चीज़ें उस तरह से गुजर के नहीं आती हैं और एक तबीब को तमाम चीज़ें खुद करना होता है। तो उस मशक्क़त से बचने के लिए अलग अलग एस्पेक्ट पे वो मेहनत दरकार होती है, तो वो कुछ लोग करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। पैरामीटर है इसका, जैसे एच वैल्यू का या और भी एफपीटीएमसी वगैरह, क्या वो मौजूद है? बिल्कुल, हाँ, जो फार्माकोपिया है, फार्माकोपिया, यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया जो है, उसमें पैरामीटर्स दवाओं के बिल्कुल लिखे हुए हैं कि क्रोमेटोग्राफी में मान लीजिए एचपीटीएलसी आप कर रहे हैं तो उसकी क्या वैल्यू आएगी। इसी तरीके से मॉइस्चर कंटेंट है तो उसका मॉइस्चर कंटेंट का रेंज क्या होगा, ऐश वैल्यूज किसकी कितनी है, असलसूस की क्या ऐश वैल्यू आएगी, मुलेठी उसकी असगंध की क्या ऐश वैल्यू आएगी। सारी दवाओं की मौजूद है, बहुत सारी दवाओं की नहीं है, कुछ पे काम हो रहा है, इन प्रोसेस है। उसको हम कैसे करें? वही स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर से गुजारना है उसको। जैसे बहुत सारे, जैसे हमारे इदारे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एनआईएम है, या यहाँ पे है
जो हम लोग थीसिस करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो सब चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। हम लोग जो सिलेबस पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं किताबों को यूजी लेवल पे, उस पर तमाम चीज़ें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए कि मॉडर्न तरीके से दवाओं को स्टैंडर्डाइजेशन के क्या-क्या पैरामीटर्स हैं, तो उसमें वो चीज़ें लिखनी चाहिए तब। नहीं है, जब हम करने के लिए जाएंगे फिर उसका वैल्यू पता चलेगा कि जो है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा ऑथेंटिक ड्रग पहले आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपने कहा कि भाई एक ऑथेंटिक ड्रग को आपने आइडेंटिफाई किया किसी बॉटनिस्ट से, अब उसने आइडेंटिफाई करके बता दिया कि ये जो है मान लीजिए कि असरॉल है, असरॉल की जड़ है ये, और उसकी जो भी स्पीशीज है वो भी उसने आइडेंटिफाई कर दिया। अब उसकी कोई वैल्यू आपको किसी बुक में नहीं मिल रही है, तो आप उसको सेट करेंगे। आपने उसको 2-3 स्टेप में या 2-3 दफा आपने उस पर एक्सपेरिमेंट किया और उसका एक मीन निकालने के बाद उसको जो आप वैल्यू लिखेंगे वो रेफरेंस बनेगी अगर वो काम नहीं हुआ कहीं। एक था माइक्रोस्कोपिक में एसईएम स्टडी वो गलती से लग गया है, वो हो गया है, वो सुफूफ की स्टडी है बेसिकली। सर स्टरलाइजेशन लैब जो है इधर यहाँ अवेलेबल नहीं है ना, कैसे करेंगे? स्टरलाइजेशन ये जो है लैब अभी तक यहाँ नहीं है, कहीं से भी यूज है। इंशाल्लाह जी। जैसे कोई दवा हमारे यहाँ खाने के फॉर्म में है, उसको हम ऑर्डर में रखते हैं, उसको जैसे जी क्या मौसम चेंज है। उसमें जो बुनियादी चीज़ है, जैसे जब हम शक्ल चेंज कर रहे होते हैं तो डोजेज फॉर्म में बेसिकली हमें ये देखना है कि माजून दबिदुल वर्द और जो उसका सुफूफ है, उन दोनों की जो है बायोलॉजिकल एस्से करेंगे। अगर एक तो ये बायोलॉजिकल एस्से यानी कि माजून की शक्ल में जो दवाएं दी जा रही हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं, और उसी दवा को अगर हम सुफूफ की शक्ल में दे रहे हैं तो वो कितनी इफेक्टिव हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है या इक्वल आ रहा है। तो पहली चीज़ तो यही है कि हम सुफूफ को जो डोजेज फॉर्म हम चेंज कर रहे हैं, तो जाहिर बात अतिब्बा ने ये हमारे यहाँ बिल्कुल चला आ रहा है और ये वैलिड है एक तरीके से, और डोजेज फॉर्म को अगर हमें चेंज करना है तो इस बायोलॉजिकल इवेल्युएशन से गुजरना है। क्योंकि माजून में जैसे हमारे यहाँ शहद का इस्तेमाल होता है, अब शहद की अपनी बहुत सारी इफादियत है, उस दवा के अंदर शामिल है, और अब जब सुफूफ करेंगे तो शहद या शक्कर या और दीगर चीज़ें उसमें से हट जाएंगी, सिर्फ दवा के इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मौजूद हैं। अब जो सुफूफ यानी कि माजून के जो पैरामीटर्स हैं फिजिको केमिकल स्टैंडर्डाइजेशन के, वो अलग होते हैं, और जो सुफूफ के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं फिजिको केमिकल स्टैंडर्डाइजेशन के। तो जैसे मिसाल के तौर पर बल्क स्टडी करेंगे हम सुफूफ की शक्ल में, और माजून या जितनी क़वामी दवाएं हैं वो हम जो है विस्कोमीटर के ज़रिए और इसके एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ के ज़रिए हम उसको मालूम करते हैं। इसमें क्या यूनानी की तरफ से जैसे हमारे तो जितने भी मार्जिन होते हैं कि पार्टिकल साइज बहुत बड़ी है, अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो मेरी अलाउड है ये चीज की, कैसे हम जस्टिफाई करेंगे बेसिक्स। तो वही एथिकली जस्टिफाई करने के लिए आपको बायोकेमिकल इवैल्यूएशन से गुजरना होगा, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन से, यानी कि हम जो प्रूफ करते हैं गवर्नमेंट को, या फिर जो हमारी पूरी फार्माकोपिया जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे चली आ रही है, तो फिर उसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो मान लीजिए कि डिफरेंट जो डोजेज फॉर्म्स हैं, मतलब इत्रिफल है या लऊक है या माजून है या शरबत है। अब मौजूदा दौर में हमें ज़रूरत ये है कि जैसे बहुत सारे डायबिटिक मरीज़ होते हैं, उस पे हम दवाओं को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हमारे वक्त की ज़रूरत है, लेकिन हमें डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस से अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए गुजरना होगा कि माजून को हमने लिया और सुफूफ को लिया, दोनों की हमने बायोलॉजिकल स्टडी करी, और दोनों को जब हमने इस्तेमाल किया तो दोनों का इक्वल रिजल्ट आ रहा है। जब इक्वल रिजल्ट आ रहा है तो हमें लास्ट जो चीज़ चाहिए वो चाहिए बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन या बायोलॉजिकल एफिकेसी। वो एफिकेसी अगर मौजूद है तो फिर ये एक स्ट्रांग रिकमेंडेशन होता है कि इसकी डोजेज फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं।
अच्छा, हमारे जो ज्यादातर ड्रग है प्रतिवाद इसको ब्रेक करते हैं कि मेटल जो हैवी मेटल्स को पर्टिकुलर साइज ऐसा होता है जो ब्लॉक नहीं हुआ इसके फिजिकल स्टडी के लिए हम इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या कर सकते हैं, क्या लैब है? ये हैवी मेटल्स एस्टिमेशन थोड़ा सा बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के जरिए करते हैं, और ये अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी ये इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। हमने भी अपनी थीसिस का वर्क किया था तो वो हमें दिल्ली में या JNU से हमें कराना पड़ा था। तो अब शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है वो नैनो डिपार्टमेंट है, नैनोटाइजेशन का काम वहाँ चल रहा है, वहाँ पर जो है शायद इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। तो ये छोटे या मीडियम इदारों के कैपेसिटी से अंदर में नहीं है, वहाँ पे उसको करते हैं। एथिकल इशू आ जाता है कि ये सेफ्टी स्टडी है या नहीं, मुरक्कबात कुछ बात कर रहे हैं कि ज्यादा ओपीडी स्टडी करते हैं। असल में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लें कि जो दवा थीसिस के लिए सेलेक्ट की गई है मुआलजात में या फिर गायनी डिपार्टमेंट में, अब उसी दवा पे काम होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इस एस्पेक्ट पे आगे उसका नहीं पहुंच सका, तो कोऑर्डिनेटेड वर्क अगर होता है तो फिर बहुत सारी चीजें जो है निकल कर आती हैं सामने। जरूरत है ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ जितनी दवाएं चालू है चल रही है, मार्जिन और शरबत हो सब यहाँ से लेके गया तो उसको चालना पड़ा, बिना चाले जो है इसको खिलाया गया तो मुंह में रख दिया जाके। तो हम ये चाह रहे थे इसको कैसे, क्या वो हमारे कॉलेज लेवल पे हो सकता है या उसको किसी और तरीके से ये एक प्रपोजल ऐसा रखा जा सकता है हमारे डिस्कशन के पास कि हमारे यहाँ जो दवाओं की क्वालिटी है वो और अच्छी हो। बहुत हद तक हम लोग अपने यहाँ अगर हम एक लेबोरेटरी स्टैब्लिश कर लें स्टैंडर्डाइजेशन की, तो जो हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर बहुत हद तक हम लोग अपने यहाँ चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो शरबत हो, चाहे वो माजून हो, चाहे वो हब हो, तो उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा उसमें जैसे फार्मेसी है, सैदला है, फार्मेसी के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फार्मेसी टोटल उसी पे डिपेंड करती है। यहाँ पे जो भी दवा है उसके लिए लाइसेंस ऑलरेडी परमिशन मिला हुआ है, इसको सर्टिफाइड कंपनी बात सही है कि हमें चेक करना चाहिए। दो क्वेश्चन ये चीज बता रहे कि आप इस पोस्ट पे जाने से क्या काम करेंगे। दूसरी चीज है कि प्रपोजल अभी क्या है, मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें बहुत एक कर रही है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप प्रपोजल दे सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट एक लॉ बना दो, गवर्नमेंट को बस ऊपर चेहरा से जाएगा राइट की बात है, ये इसीलिए कोई दवाई है उसकी तरह है मार्केट में चीज आ रहा है। अगर हम ये डायरेक्ट में किसी और को बदले दे सकते हैं, ये तो जिससे दवाई लेगा वो प्रोसेस है ऐसे बात है, इसमें डायरेक्शन इस पे काम हुआ है। ड्रग इंस्पेक्टर की अगर बात करें पहले नहीं था इतना बहुत, क्या अभी तो लोगों को नोन नहीं थे, आज के दौर में जानने लगे, इसीलिए अब हर गवर्नमेंट का काम होती है तो इसको बेसिकली जब वो दवा खरीदने आते हैं वो पूछते हैं कि ये सही दवाई दे रहे हैं कि नहीं, ये स्टैंडर्डाइजेशन ये अवेयरनेस जैसे जैसे आए को वैसे बढ़ेगा। आज सवाल तो हॉस्पिटल की दवाई का जाहिर सी बात है समय को नहीं कर सकते दवाई है स्टैंडर्डाइजेशन ताकि आप उसको ये कर सकें कि आप दवाई इसका तो नहीं है तो आप पैसे को क्लेम कर सकते हैं इस बेसिस पे। जैसे जीएमपी आपने कहा सर्टिफाइड है, लेकिन अभी आप एक सिरप लेके देखिएगा उसमें हमें नहीं लगता है कि उसमें ज्यादा कंटेंट है, 60% जैसा उसमें कंटेंट है। उसको कैसे क्लेम करेंगे 60% की सर्टिफिकेट है ना, हम इसीलिए आप ये तो ड्रग इंस्पेक्टर का काम है ना, इस संस्था का काम नहीं है। आप समझ रहे हैं बात नहीं समझ पा रहे। वो शरबत में अगर वो आप मेरे पास सर्टिफिकेट आप इंडिविजुअली क्लेम कर सकते हैं
ये हर बंदा नहीं क्लेम कर सकता है ना। कंज्यूमर नहीं करेंगे भाई तो उसी लिए वो जो हमारे मतलब ठीक है, वो शक है और यकीन भी, तो वो तो अलग मामला हो गया। लेकिन इस तरह का कंट्रोल एक बोर्ड भी बनाया गया, ऐसी नहीं है टॉपिक की बात कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है, पर उसके पास सर्टिफिकेट है इसकी, वो बेच रहा है। सर एक मिनट, एक चीज है, हमको भी यकीन नहीं होती बहुत सारी दवाओं, लेकिन आप अद्विया लैब अलग डिटेक्ट कीजिए ताकि हर साल हमारे आने वाली दवाओं का एक सैंपल टेस्ट करते हैं। हाँ, हमारे पास कंपनी पे यकीन करने के अलावा ये जो है हमको ध्यान में रखना, हमको डिटेल के मामले इसलिए मैंने पूछा था कि अगर कोई गाइडिंग में काम करना चाहता है तो हमको हेल्प लेनी है अपने डिपार्टमेंट से। इसका सेफ्टी पैरामीटर बताइए, एथिकल जो बैठा है उसने कहा नो, अब सर्टिफिकेट दिखाइए इसमें सेफ्टी है कि नहीं आने वाली इसी एक्टिंग अदर्स का, फिर हो जाएगा ना। अगर एक हमारा डिपार्टमेंट उसको वैलिडेट कर देता है, ज्यादा दिक्कत यही है। हम लोग ने हजारों एनिमल स्टडी कर ली और एकदम टिश्यू कल्चर पे चले गए। जी बिल्कुल। मेन स्ट्रीम की दवा में किसी का सेफ्टी स्टडी हुआ ही नहीं। रिव्यूअर को देख लें, अगर बाहर किसी को देने लगेगा तो साइंटिफिकली जो दवाओं को देखता है कहां लिखा है सेफ्टी, कुछ आपने मिला दिया हुआ है। इसलिए मैंने कहा हम लोग इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइज करें। हाँ, ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में हो कि हमें हर साल का प्री प्लान करना होगा कि अगले हमें स्टडी किन-किन टॉपिक्स पे कराना है, किन-किन डिजीज पे कराना है, प्री प्लान होगा। जल्दी नहीं 50 दवाओं पे काम हो गया लेकिन हम यूज वही कर रहे हैं। हाँ, जो बिल्कुल चले आ रही हैं। ऐसी दवाएं लेके चलें जो टैक्स को भी सपोर्ट करे, एथिकल क्लियरेंस में मदद करे। नहीं तो अभी नवजात में जितने भी नुस्खे ले रहे हैं, आपने अगर करना है एक्सपेक्टिंग मदर में बताइए उसकी सेफ्टी इशू मिल नहीं क्या ये हो सकता है। आपको जाहिर सी बात बहुत अलग-अलग जगह पे पाई, हर दवा एक ही जगह पे तो नहीं पाई जाती। जो दवाएं साइड में सपोज के जैसे होता है, अब रोड साइड पे जो दवा है या जो दवाई वहां से ट्रांसपोर्ट का कंटिन्यूअस है, वहां से उसको जाहिर सी बात है उसकी टॉक्सिसिटी और केस में दूर है, उसकी टॉक्सिसिटी में फर्क पड़ा है। ये स्टडी हुआ है, तो ये यही चीज पता करना है। स्टैंडर्डाइजेशन क्यों करते हैं? जैसे हमको वहाँ पे एक नॉर्मल नहीं दिया गया, नहीं वहाँ पे कोई और चीज है जो खाने की मिलावट है, अभी इसी के लिए नाम स्टैंडर्डाइजेशन है कि मतलब एक मिलावट नहीं। तो ये मिलावट के तो बहुत सारे तरीके हैं कि आपने दवा बदल दी तो मिलावट, लेकिन ये भी तो एक इशू है कि अगर कहाँ पे मिलावट तो सुनवा हो रही है कोरोना चले वहाँ पे उसके का एनवायरनमेंट ये क्या पता है उसमें तो दिक्कत है कि स्टैंडर्ड है ना, अपनी दवाओं पे लिखना पड़ेगा कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं। आपने सिर्फ स्क्रोल लिख दिया, मेरी गलत बिल्कुल पार्ट यूज कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, प्रोसेस लिखना पड़ता है, किससे मुसफ़्फ़ा किया आपने, अगले लॉट में डिफर हो गया तो आपसे थोड़ा इसके दवाएं हमारी सिर्फ और सिर्फ फूड के बिना पे जाती है, ऐसे नहीं जाता है बाहर एक्सपोर्ट के जब भी कर रहे हैं तो सारा क्या करना एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में दवाओं पर एफिकेसी पे क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब उतनी इफेक्टिव रहता है जो पहले मतलब कोर्स फॉर्म में वो है, या उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है एक्सट्रैक्ट फॉर्म में? हाँ, तभी एफिकेसी बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि उसके जो वाटर सॉल्युबल अगर है कंटेंट है तो तमाम चीज़ें उससे अलग हो जाती हैं, जो फाइबर्स होते हैं या और चीज़ें होती हैं, जो ड्रग कंटेंट है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमें मिलता है, तो उसकी डोज भी कम हो जाएगी, उसकी जो है एफिकेसी भी बढ़ जाएगी। मिजाज में उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है एक्सट्रैक्ट फॉर्म में? हाँ बिल्कुल, कि वो आप ये चीज उसमें से निकाल लेंगे, अल्कोहॉल सिर्फ देख लेना है, तो डिजाइनर पे लाभ की बहुत सारी चीजें उसमें से निकल गई। जो जब उसकी मिजाज जो है दवा का जब चेंज हो रहा है तो हम यूज कैसे करेंगे? चेंज होगा कितना होगा इन स्टडीज, इसलिए कि हमारी दवाओं का मिजाज का तयन है एज ए होल बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें से उसमें रह गया बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। जैसे गर्म खुश्क दर्जा 2 में है तो दर्जा अव्वल में हो सकता है, ऐसा नहीं कि गर्म खुश्क दवा है तो सर्द खुश्क हो जाएगी, दर्जा चेंज होगा, उसका ग्रेडिंग चेंज होगी, उसका मिजाज नहीं बिल्कुल बदल जाएगा। सर्द खुश्क है तो वो गर्म खुश्क हो जाएगी,
क्योंकि जाहिर बात है उसमें से जो मेडिसिनली कंटेंट है वो तो हमें मिल रहा है, जो फाइबर्स है, जो वो सब चीजें हैं वो ज़ाय हो जाती हैं, तो उसका मिजाज की ग्रेडिंग कम होगी, मिजाज बिल्कुल बदल नहीं जाएगा। हम लोग डरते हैं स्ट्रेस से, लेकिन सब तो इस्तेमाल हो ही रहा है। अभी देखिए आर्केटिक क्या है, इसलिए थोड़ा सा उससे डरते हैं, हम भी करते हैं कि ये दवाओं की बताइए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो सबका फर्स्ट कंपाउंड है जो उसमें टैबलेट बना जी। नीड ऑफ डायबिटीज को हम देखें तो हम दोनों ही कॉम्बिनेशंस में ज्यादा ध्यान दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सफूफ, यस, सफूफ और टैबलेट्स, इससे क्या होगा, डायबिटिक पेशेंट जो है हमारे वो कवर हो जाएंगे, उनका एलिजिबिलिटी है उसमें भी काफी चेंज आएगा। ज्यादा लोग सीरियस मतलब बहुत ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर एलोपैथिक मेडिसिन से अगर वहाँ पे जो फार्मेसी है उससे अगर हम कंपेयर करें तो उनके यहाँ टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में ज़्यादातर दवाएं हैं तकरीबन। स्पेशल केसेस में उनके यहाँ अलग अलग डोजेज फॉर्म्स हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किस्में हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसपे हम जिसको चेंज कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी फिजिको केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग वो वैसी की वैसी रहेंगी। तो यही है कि एक रिसर्च का एक टॉपिक है कि दवाओं के डोजेज फॉर्म को तब्दील करना एक वक्त की बिल्कुल ज़रूरत है, और बहुत इजी होता है दवाओं का इस्तेमाल करना, यानी कि इत्रिफलात और माजून और खमीरा, इन तमाम चीज़ों को अगर हम उस फॉर्म में ले आएँ तो रिसर्च की ज़रूरत है। अगर उसकी बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में कमी नहीं वाक़ई हो रही है और बेहतर रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो फिर उसको इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन वही मसला है कि इसको एथिकल क्लियरेंस और फिर जो है डॉक्यूमेंटेशन और फिर जो है पैथी बिल्कुल कोई दूसरा रुख न इख्तियार कर ले, अतिब्बा इसीलिए डरते हैं, वरना बात बहुत ज़माने से चल रही है कि साहब डोजेज फॉर्म्स को क्यों ना चेंज कर दिया जाए। लेकिन ये कि ऐसा है ना हो कोई चेंज करते करते पैथी बिल्कुल बदल जाए, तो उस पैथी की शनाख्त को बाकी रखने के लिए भी किया जाता है। लेकिन यह है कि अगर बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, जैसे दवाओं को कैरी करना आसान है, अगर टैबलेट फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में दवाओं का लेना आसान है, अब माजून की शक्ल में एक चम्मच भी रखिए, साथ में उसको बड़ा डब्बा भी रखिए, और फिर कहीं भी जा रहे हैं तो उसको कैरी भी कीजिए, तो बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए स्टडी की ज़रूरत है, बगैर स्टडी के, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के तो वो बात नहीं मानी जाएगी। कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा, कंपैरेटिव स्टडी ही मान्य होगी ना, एफिकेसी चेक करेंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अनस साहब। होपफुली कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जो प्रेजेंटेशन जो भी क्वेरी रहे होंगे और इसमें जो भी खला रहा है उसको हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में उसको तलाशें, ठीक है। और आखिर में मैं डॉक्टर तौहीद किबरिया साहब को दावत दे रहा हूँ कि वो आए और फाइनली वो कंक्लूड करें इस प्रेजेंटेशन को।